हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूं। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने बीते दिनों में बुलडोजर जस्टिस टर्म को ज़रूर सुना होगा। यूपी एमपी जैसे स्टेट्स में ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना। एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीगैलिटी ऑफ दिस टर्म। बुलडोजर जस्टिस की लीगैलिटी के हम बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ रे डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के केस में गाइडलाइंस इशू करी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे मना किया गया है कि किसी भी पर्सन का आप घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो पॉइंटर्स ले डाउन किए हैं उनको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि ये जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ करी कौन से आर्टिकल के अंदर यूज़ करी। जी हाँ, ये वही आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की पावर देता है अंडर आर्टिकल 142। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आज के सेशन की ओर। तो यहाँ पे जस्टिस BR गवई और साथ ही साथ जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच थी और उन्होंने कहा कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो इनोसेंस और गिल्ट किसी भी पर्सन का इस तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकती हैं और डिटरमाइन करें और किसी का घर डिमोलिश कर दें, ये ठीक नहीं है और ये एक तरह का पनिशमेंट देना है। और अगर सरकारें, अगर गवर्नमेंट जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, किसी भी कंट्री का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, वो अगर जुडिशरी का काम करने लगेगा तो ऐसे में सेपरेशन ऑफ पावर का क्या हुआ, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी गई है। So the responsibility to determine the guilt of a person and punish him vests with the judiciary। ये पावर जो है ये आपके न्यायपालिका की पावर है और इसको सरकारें नहीं दे सकती हैं। आप किसी का घर तोड़ के उनको सजा दे रहे हो और ये पावर कंप्लीटली जो है वो है विद द जुडिशरी। सो कोर्ट ने क्या कहा, इफ अ प्रॉपर्टी इज डिमोलिश्ड ओनली बिकॉज अ पर्सन इज अक्यूज्ड इट इज होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिटरमाइन हु इज गिल्टी एंड कैन नॉट बिकम अ जज। आप यहाँ पे न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। एंड सच एन एक्ट विल बी ट्रांसग्रेशंस ऑफ लिमिट्स। आप अपनी हद को कहीं ना कहीं एक्सीड करेंगे, पार करेंगे। The chilling side of bulldozer reminds that constitutional values and ethos do not allow such abuse of power। हमारा संविधान कभी भी एग्जीक्यूटिव को या सरकारों को इतनी पावर नहीं देगा कि किसी पर्सन का इतना ज़्यादा मेहनत से बनाया गया खून पसीने की जो कमाई से घर बनाता है इंसान, उसको आप जाके डिमोलिश कर दें। सो बुलडोजर एक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी अगेंस्ट समवन हु इज कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम टू, सिंस सच एन एक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव विल बी इलीगल विल अमाउंट टू टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। भले ही क्यों ना वो कन्विक्टेड पर्सन हो, भले ही क्यों ना एक कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको सजा दे दी गई हो, उसके बाद भी ये डिमोलिशन नहीं हो सकता है। फर्दर कोर्ट ने कहा, Demolishing the house of a person also affects the right to shelter under Article 21। अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि राइट टू शेल्टर को संविधान में डिटरमाइन किया गया आर्टिकल 21 के अंदर एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू शेल्टर को कौन से केस में एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 डिसाइड किया गया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो बिकम्स अ कलेक्टिव पनिशमेंट अगेंस्ट दी फैमिली मेंबर्स। ये उस अक्यूज पर्सन के साथ साथ उसके पूरे परिवार को आप सड़क पे एक तरह से ले आ रहे हो अगर उसका घर तोड़ रहे हो या डिमोलिश कर रहे हो। साथ ही यहाँ पे कहा कोर्ट ने, फॉर कंसिडरिंग द सेट क्वेश्चन वी विल बी रिक्वायर्ड टू कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में जो शासन है वो किसका है, वो कानून का है। भाई हमारे देश के अंदर अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो आप उसके अलावा कहीं भी प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, यानी कि हर कोई बराबर है। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ and this is the very foundation of democratic government। We will also consider the rights guaranteed under the constitution that provide protection to individuals from arbitrary state action। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के अंदर हम इसके बारे में बात करते हैं। We will also have to consider in this case the issue regarding to the fairness in criminal justice system। आप कितना फेयर हो, क्या आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो
क्या दोनों पार्टीज को आपने यहाँ पे हियर किया? क्या आपने सुना? इस केस में भी डिस्कशन हुआ था कि मान के चलिए 10-12 घर बने हैं, आप कह रहे हैं कि इलीगल जमीन पे बने हुए हैं सब घर, तो अगर आप उन 10-12 घरों में सिर्फ एक घर को डिमोलिश कर रहे हो तो ये कहाँ पे फेयर रहा? ये कैसे फेयर हुआ? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो इसके बारे में बात हुई। कोर्ट ने कहा वी विल ऑल्सो हैव टू टच अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे देश के तीनों ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अलग अलग है, वो अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। कोई एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं करता है, कोई एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करता है। जब भी हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कोर्ट ने कहा द एडजुडिकेटरी फंक्शंस आर एंट्रस्टेड टू द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिप्लेस द जुडिशरी। तो जब भी सेपरेशन ऑफ पावर का अगर कोई आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इस छोटा सा रेफरेंस दे सकते हैं इस केस लॉ का, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिसेंटली कोर्ट ने क्या कहा सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, स्टेट कैन नॉट रिप्लेस द जुडिशरी इन परफॉर्मिंग द कोर फंक्शंस एंड विल बी होली अनजस्ट इफ स्टेट डिमोलिशेस सच प्रॉपर्टीज विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 21 के अंदर क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हम दोनों की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो लॉ स्थापित हो चुका है, जो पार्लियामेंट ने लॉस पास किए, हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करेंगे ना। और अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं कर रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या हम कोई एक्शन ऐसा ले रहे हैं जो कानून के अगेंस्ट है, तो फिर ऐसे लॉ का क्या फायदा? ये भी तो चैलेंज किया जा सकता है, ऐसे लॉ का फायदा क्या है? So if the executive in arbitrary manner demolishes property of a person only on the basis that the person is accused of crime, it violates the separation of power। और ये जो जजमेंट आया है, जो गाइडलाइंस आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यूज करी आर्टिकल 142 के अंदर, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की पावर देती है। ये एक तरह से प्लेनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है सुप्रीम कोर्ट कि किसी भी पर्सन को कहीं से भी खिंचवा सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पावर होती है, और इसी पावर को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों को डिसाइड किया है, मणिपुर इशू में, और उसके साथ ही साथ जो हिंदू लॉ में हम पढ़ते हैं वेटिंग पीरियड, 6 मंथ्स के वेटिंग पीरियड से रिलेटेड भी जजमेंट इसी आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आई, इनके कुछ पॉइंटर्स हम देख लेंगे। इफ द ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन इज पास देन टाइम हैज टू बी गिवन टू अपील करने का टाइम देंगे आप। नो डिमोलिशन इज परमिसिबल विदाउट शो कॉज नोटिस, देना पड़ेगा, 15 दिन का टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड 7 days आफ्टर द नोटिस इज सर्व्ड मस्ट बी गिवन। द नोटिस शैल कंटेन डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ वायलेशंस, क्या क्या वायलेशंस हुए हैं ये नोटिस के अंदर मेंशन करना होगा आपको। आफ्टर द नोटिस इज सर्व्ड, ये इंटीमेट किया जाएगा कि ये एक्शन हम लेने जा रहे हैं, कलेक्टर को भेजिएगा, डीएम को भेजिएगा। कलेक्टर और डीएम यहाँ अपॉइंट करेंगे नोडल ऑफिसर्स को जो डिमोलिशन यहाँ पे करेंगे। डेजिग्नेटेड डिजिटल पोर्टल होगा जो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। पर्सनल हियरिंग के बाद बिफोर द कंसर्न्ड अथॉरिटी माइन्यूट्स शैल बी रिकॉर्डेड। Once a final order is passed, thereafter it should answer if the offense of construction, the authorized structure is compoundable है या नहीं, ये बताया जाएगा। If only a part of this structure construction is found non-compoundable, it has to be examined. Why? ये extreme step क्यों ले रहे हो demolition का? अगर सिर्फ एक ही भाग है जो non-compoundable है, orders passed on determining whether demolition is required shall be displayed। उस डिजिटल पोर्टल पे आप डालोगे, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ओनर को टू डिमोलिश और रिमूव द अनऑथराइज स्ट्रक्चर 15 दिन के अंदर अंदर। डिमोलिशन प्रोसीडिंग्स आर टू बी वीडियोग्राफ्ड, इसका वीडियोग्राफी होगी, वीडियो क्लिप बनाई जाएगी। एंड अ डिमोलिशन रिपोर्ट इज ऑल्सो टू बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो ये कुछ चीजें हैं, और साथ ही साथ एक और बात इंपॉर्टेंट कही कोर्ट ने, कोर्ट हैज वार्न्ड दैट इफ दीज डायरेक्शंस, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कैंडिडेट से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैम सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े बड़े डिसीजंस देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस इशू करते हैं और लॉ डिक्लेयर करते हैं, एक तरह से लॉ ही हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है बाइंडिंग हो जाता है। बट मैम मान के चलिए अगर नहीं माना, मान के चलिए गाइडलाइंस नहीं मानी, तब क्या? तो सुप्रीम कोर्ट अपने हद से, अपनी जितना जजमेंट के अंदर जितनी पावर दिखा सकता है उतना दिखाता है। लोग अगर वायलेट करते हैं, उसको चैलेंज किया जाता है, तो बाद में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपके उस एक्ट को। क्यों? क्योंकि आपने माना नहीं गाइडलाइंस को।
The court warned that if these directions are flouted, the officials responsible will be liable for contempt of court and prosecution. Such officers shall be held liable to restitute the demolished property. आप उसको compensation दोगे, पैसा देना पड़ेगा आपको उस aggrieved person को. The court further made it clear that these directions do not impact action taken against. अगर कोई illegal building है, अगर कोई illegal structure है रोड पे, किसी रिवर बैंक पे, तो उसके अगेंस्ट आप ले सकते हैं. ये डायरेक्शंस फॉरवर्ड करे जाएंगे चीफ सेक्रेटरीज को और सभी स्टेट्स के यूटीज के कोर्ट ने कहा. तो इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक एंड करते हैं. मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड.